नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स को देख लेते हैं। हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स की मेनली 3 डिफरेंट टाइप्स आती हैं, जिसमें हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आ जाता है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर आ जाता है और कॉपी कंस्ट्रक्टर आ जाता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर को जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम डिफ़ॉल्ट और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को देखेंगे। जब हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं तो हमारे पास फर्दर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में 2 टाइप्स आ जाती हैं। एक इम्प्लिसिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और दूसरा एक्सप्लिसिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। सबसे पहले हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को देख लेते हैं। Default constructor is the constructor which doesn't take any argument. It has no parameter. ठीक है, जैसे आप देखो ये हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और क्या है कि it does not take any argument. ठीक है, इसके कोई पैरामीटर्स नहीं होते, तो ऐसा कंस्ट्रक्टर जो है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है। ठीक है, अब जब हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं तो अगेन हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की 2 टाइप्स हैं, implicit default constructor or explicit default constructor. If we do not define a default constructor, the compiler will generate a default constructor. ठीक है, अगर हम अपनी क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर या डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करते हैं तो कंपाइलर जो है वो हमारे लिए खुद से एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो जनरेट कर देता है। Compiler generated default constructor is called implicit default constructor and user written default constructor is called explicit default constructor. ठीक है, जब हम क्लास के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करते हैं तो हमारा कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो डिफाइन कर देता है। ठीक है, तो उसको इम्प्लिसिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। ठीक है, और जब यूज़र खुद से एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफाइन करता है, मीन्स के एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके जो कोई भी पैरामीटर्स नहीं ले रहा होता, ठीक है, और उसके अंदर वो कुछ इनिशियलाइजेशन करता है, जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा, जो कि हमारी सबसे पहली डिमॉन्स्ट्रेशन थी C# की कंसोल एप्लीकेशन में। तो उसमें हमने देखा कि हम एक वैल्यू से इनिशियलाइज, जैसे हमने वहाँ पे एक इंटीजर x लिया और उसको हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में जो है x इज इक्वल टू 10, हम उसको 10 से इनिशियलाइज कर रहे थे। तो हम क्या कर रहे थे, हमने जो है उस एप्लीकेशन में एक एक्सप्लिसिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो डिफाइन किया था। ठीक है, सो एनीवेज क्या है कि जो इम्प्लिसिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो कंपाइलर खुद से जनरेट करता है जब यूज़र जो है वो अपनी क्लास के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करता। ठीक है, और एक्सप्लिसिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जो कि यूज़र खुद से डिफाइन करता है। इसको हम आगे एग्जांपल्स के साथ देख लेते हैं। हम इम्प्लिसिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं। ठीक है, हमने देखा इम्प्लिसिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन सा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, जो कि कंपाइलर जनरेट करता है। ठीक है, द कंपाइलर जनरेटेड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स टू देयर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। और ये क्या करता है कि जब यूज़र खुद से जो है कोई कंस्ट्रक्टर नहीं दे रहा होता है, ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है कि उस क्लास के जितने भी डेटा मेंबर्स हैं उनको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ खुद से इनिशियलाइज कर देता है। ठीक है, कैसे करता है ये आपको यहाँ पे इस एग्जांपल से क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ये क्लास स्टूडेंट है। ठीक है, इसमें आप देखो कि हमारे पास जो है इसमें हमारे पास 3 डेटा मेंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, एक इंटीजर रोल नंबर है, स्ट्रिंग नेम है और डबल GPA। ठीक है, अब आप देखो कि ये 3 फील्ड्स हैं इस क्लास के अंदर और इस क्लास के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है। ठीक है, अब यूज़र ने इसमें एक्सप्लिसिटली कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया, तो क्या होगा कि कंपाइलर जो है वो इस क्लास के लिए ऑटोमेटिकली एक इम्प्लिसिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो डिफाइन करेगा। ठीक है, तो अब आप देखो कि जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तो अगेन यहाँ पे आप देखो कि क्या है कि ये हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉलिंग कर रहे हैं। ठीक है,
कंस्ट्रक्टर कॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया। तो इस पॉइंट पे क्या होता है कि कंपाइलर खुद से एक कंस्ट्रक्टर जो है वो डिफाइन कर देता है, ठीक है, जो हमें विजिबल तो नहीं होता है, लेकिन बैक एंड पे कंपाइलर उसको जनरेट करता है। और वो कंपाइलर क्या करेगा कि इस क्लास के अंदर जितने भी फील्ड्स हैं उनको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ खुद ही इनिशियलाइज कर देगा, ठीक है। अब बैक एंड पे ये जो कोड है ये एग्जीक्यूट होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। कोड ऑफ कंपाइलर जनरेटेड इम्प्लिसिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब क्या होगा कि बैकएंड पे कंपाइलर खुद से, ठीक है, रोल नंबर को जो है वो 0 के साथ इनिशियलाइज कर देगा। जीपीए क्योंकि डबल है तो वो उसको जो है इस तरह से 0.0 से इनिशियलाइज कर देगा। नेम क्योंकि स्ट्रिंग है तो वो उसको नल के साथ इनिशियलाइज कर देगा, ठीक है। तो इस तरह हमने देखा कि जब यूज़र खुद से कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं देता या कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं देता है तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्या करता है, एक इम्प्लिसिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जनरेट कर देता है। और ये इम्प्लिसिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो जितनी भी फील्ड्स उस क्लास के अंदर होती हैं, ठीक है, उनको वो जो है वो डिफ़ॉल्ट, उनकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं उनके साथ ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज कर देता है। अब हम एक्सप्लिसिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास सेम क्लास है स्टूडेंट, लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि जो यूज़र है उसने खुद से एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो यहाँ पे डिफ़ाइन किया है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे है, क्योंकि ये कोई भी पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स नहीं ले रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। और अब आप देखो कि इस केस में क्या है कि अब यूज़र एक्सप्लिसिटली खुद से क्या कर रहा है कि रोल नंबर और नेम को जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ इनिशियलाइज कर रहा है, जैसे रोल नंबर को 0 और नेम को नल, और जीपीए को वो 2.5 के साथ इनिशियलाइज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो एज्यूम करता है कि उसकी क्लास के अंदर कोई भी स्टूडेंट 2.5 CGPA से लेस एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर इन केस कोई स्टूडेंट जीपीए एंटर नहीं करता है तो उसको डिफ़ॉल्ट जीपीए की जो वैल्यू मिलेगी वो 2.5 है, ठीक है। तो अब ये एक एक्सप्लिसिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ये जो यूज़र खुद से डिफ़ाइन कर रहा है, ठीक है। अगेन देखो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है क्योंकि ये कोई पैरामीटर्स नहीं ले रहा, लेकिन इस केस में क्या है, ये एक्सप्लिसिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है क्योंकि यूज़र इसको खुद से डिफ़ाइन कर रहा है और इसके अंदर जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं उनको वो खुद से जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ इनिशियलाइज कर रहा है। अब देखो इस पॉइंट पे अगेन क्या है कि जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो क्या है कि इसका ये एक्सप्लिसिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। तो अब आप देखो कि क्या है कि जब यूज़र ने खुद से जो है एक एक्सप्लिसिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया तो अब जो है वो कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट करेगा जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट होगा। उसके बाद जो सेकेंड मेन टाइप हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स की आती है वो है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। जैसा कि इसका नाम एक्सप्लेन करता है कि एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो पैरामीटर्स लेता है। हमने देखा कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो कोई भी पैरामीटर्स नहीं लेता, लेकिन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जो है वो एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो पैरामीटर्स लेता है। इट इज़ पॉसिबल टू पास आर्गूमेंट्स टू कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है, जो कि हमने करके भी देखा, ठीक है। जो हमारी सेकंड C# की डेमोन्स्ट्रेशन थी उसमें हमने देखा कि हमने आर्गूमेंट्स पास किए, ठीक है, और वही कंस्ट्रक्टर जो है वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहलाता है। टिपिकली दीज आर्गूमेंट्स हेल्प इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ क्रिएटेड, ठीक है, जो कि हमने करके देखा कि हमने जब एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया तो अब हम जो ही उस क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करते थे तो हम उसको एक स्टेट में ले आते थे, क्योंकि हम उसके जो उसका कंस्ट्रक्टर था उसमें सर्टेन वैल्यूज पास करके एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते थे। टू क्रिएट अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर सिंपली ऐड पैरामीटर्स टू इट द वे यू वुड टू एनी अदर फंक्शन, ठीक है। हमने देखा कि जैसे हमने प्रीवियसली उस डेमोन्स्ट्रेशन उस
सी शार्प की एग्जांपल में हमने देखा कि जिस तरह से एक नॉर्मल फंक्शन को आर्गुमेंट्स पास किए जाते हैं, उसी तरह से एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को आर्गुमेंट पास किए जाते हैं. When you define the constructor's body, use the parameters to initialize the object. ठीक है, और फिर वो जो पैरामीटर्स हम पास कर रहे होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू हम डिफरेंट जो क्लास के अंदर वेरिएबल्स होते हैं उनको इनिशियलाइज कर रहे होते हैं. ठीक है, इसको हम अगेन यहाँ पे देख लेते हैं फिर से कोड की एग्जांपल के साथ. यहाँ पे आप देखो हमारे पास कार्टून कैरेक्टर क्लास है, और यहाँ पे आप देखो हमारे पास क्या है कि ये एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है. ठीक है, जिसमें आप देखो कि हम डिफरेंट पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, और ये जो पैरामीटर्स हम पास करें इनके थ्रू हम इन जो है क्लास के वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पे आप देखो कि क्या है कि जब हम अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, तो अब आप देखो कि यहाँ पे फिर ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो हम फिर उसको कुछ इस तरह से जो है वो क्रिएट करते हैं. ठीक है, और एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हम कंस्ट्रक्टर को ये वैल्यूज पास कर रहे होते हैं. ठीक है, तो ये इस तरह का जो कंस्ट्रक्टर होता है उसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहा जाता है. और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने जहन में रखना है वो ये है कि इफ़ वी हैव गिवन एनी कंस्ट्रक्टर फॉर अ क्लास, whether it is our own explicit default constructor or parameterized constructor, ठीक है, then compiler will not create implicit default constructor. अगर हम अपनी क्लास में explicitly default या parameterized constructor define कर देते हैं, ठीक है, अगर हम खुद से कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं तो फिर कंपाइलर जो है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करेगा. ठीक है, तो अगर हम खुद से कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहे हैं तो फिर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जितनी भी उस क्लास के अंदर हमने डिफरेंट वेरिएबल्स यूज़ किए हैं तो उनको हम उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज करें. ठीक है, और अगर हम इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो फिर गार्बेज जो है उसका एक इशू पैदा हो जाता है. ठीक है, तो इसलिए इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि वेरिएबल्स जो हैं जो आप अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हो आप उनको किसी न किसी अप्रोप्रिएट डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ ज़रूर इनिशियलाइज करें. These are your references and thank you so much.